So hello everyone, welcome to Rank Secure IAS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering Indian economy by संजीव वर्मा. So guys, आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे सोशल सेक्टर की कि इंडिया के अंदर सोशल सेक्टर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या कंडीशन है हमारे सोशल सेक्टर की और गवर्नमेंट हमारी क्या क्या काम कर रही है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सोशल सेक्टर बेटरमेंट. साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो है यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का. तो यहाँ पर आज हम ये सब चीजें कवर करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जिसमें इंडिया के अंदर जो सोशल सेक्टर है उसको देखेंगे और साथ में जो बाकी सब चीजें हैं यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड ऑल दैट थिंग्स उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के आया है, जिसमें आ जाता है एक तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और दूसरा आ जाता है प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आप यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, लेकर के चला जाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर. तो यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट्स जो है आपको बेसिकली मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पर्सनलाइज्ड कोच मिलेंगे अपने, जो कि आपके डे टू डे स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताएंगे. साथ साथ यहाँ पर आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगी, मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ अपने आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे. मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलेगी. द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा. साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइव टेस्ट क्विजेस ये भी आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगी और साथ में डेली कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें एमसीक्यू से लेकर के डेली आर्टिकल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे. तो प्लीज जाइए जाकर इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर बेनिफिट इसका लीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा. अगर आप यहाँ पर इसको प्लस से कंपेयर करें तो काफी सारे एडिशनल बेनिफिट्स इसमें यहाँ पर आपको मिलेंगे. तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31 जनवरी को यहाँ पर प्राइस हाइक होने जा रहा है. तो प्लीज जाइए और जाकर के 31 जनवरी से पहले इसको अपने आप को एनरोल कर लीजिए. और बाकी आप जब यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10 तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट तो जो है यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. देखते हैं सोशल सेक्टर के बारे में और यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. पहले देखिए कल के सेशन की गाइस अगर हम बात करें तो इन आवर यस्टरडे सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से पॉवर्टी है, उस सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया के अंदर बेसिक कंजम्पशन लेवल के ऊपर यहाँ पर पॉवर्टी वगैरह मेजर करी जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2400 किलो कैलोरी जो है वो अर्बन रूरल एरियाज के लिए है, और वहीं मैंने आपको बताया था कि 2100 किलो कैलोरी जो है वो बेसिकली कहाँ के लिए है, अर्बन एरियाज के लिए है. जो लोग इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर पा रहे हैं वो लोग बेसिकली यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आते. जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं. दे आर द पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन हमें देखने को मिलते हैं. दो तरह की पॉवर्टी होती है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी. अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो प्लीज कल वाला जाकर के वीडियो जरूर देखें. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने बात करी कि भाई वर्ल्ड बैंक भी जो है बता चुका है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पॉवर्टी को लेकर के चीजें होती हैं. 1990 की बात करें तो 1990 में वर्ल्ड बैंक बताता था कि अगर आपका कंजम्पशन लेवल पर डे आप 70 से 75 रुपए खर्च कर रहे हैं, $1 खर्च कर रहे हैं, तो आप जो है पॉवर्टी के अंदर नहीं आते. बट 2015 की बात करें तो 15 को इसको रिवाइज करके 150 रुपीज अप्रोक्सीमेटली कर दिया गया. यानी कि आज की डेट में जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आप डेली $1.9 खर्च कर पा रहे हैं, कंजम्पशन पर आपका है 150 रुपए का डेली का, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं. इस तरह की बातें वर्ल्ड बैंक कुछ कहता है. जो कि अगर बात करें हम इंडिया की तो इंडिया में यूपी, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई क्यों 70 साल हो गए हैं हमारे देश को आजाद हुए और आज भी इंडिया के अंदर पॉवर्टी कंटिन्यू है. सो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस. मैंने आपको बताया कि हमारा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो बहुत ज्यादा है. एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो है 15%, और जबकि हमारी आबादी के तकरीबन 65% लोग जो है बेसिकली वो किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर है. तो ये भी एक मेन पॉइंट है जो कि मेजर पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है.
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिया में पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करा जाता है। तो नीति आयोग की टास्क फोर्स जो है यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे का ऑफिस का जो डेटा है उसको यहाँ पर लेती है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के साथ काम करके पॉवर्टी को एस्टिमेट करा जाता है। ठीक है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको ये सब चीजें डिटेल में समझाई थी, तो अगर आपको कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा। ठीक है, साथ में हमने बताया कुछ डिफरेंट कमेटीज के बारे में, जिसमें लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी हमें देखने को मिलती है पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर के। रंगाराजन कमेटी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशन देखें जो कि 2014 में हमारे सामने आई थी, तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन तय करी गई वो ये करी गई कि जो लोग अर्बन एरियाज के अंदर 1400 रुपीज पर मंथ खर्च कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर पा रहे वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। और रूरल एरियाज के लिए जो ये टारगेट था वो था 972 रुपीज का। यानी कि इंडिया में जो रंगाराजन कमेटी आई उसने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से यहाँ पर पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करी। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉजेस क्या है कारण यहाँ पर पॉवर्टी के इंडिया में। तो मैंने आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताया कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तेजी के साथ हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया कि भाई भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट भी काफी ज्यादा लो है इंडिया में। अगर आप कंपेयर करके देखें तो 1991 से पहले तो हम क्या थे, क्लोज इकोनॉमी थे। आफ्टर 1991 वी आर द ओपन इकोनॉमी नाउ आज की डेट में। फिर मैंने आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में भी यहाँ पर समझाया कि वो भी होता रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, साथ में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी सरकार क्या लेकर के आई थी, मुद्रा योजना भी लेकर के आई थी ताकि कैपिटल का क्रिएशन भी हो सके और एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्रिएशन यहाँ पर हो सके। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी सारे सोशल फैक्टर्स भी इसके पीछे इंपॉर्टेंट थे और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो इन आवर यस्टरडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज इन डिटेल। ओके, सो इन आवर टुडे सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोशल सेक्टर, कि सोशल सेक्टर क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, और साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से इनिशिएटिव्स यहाँ पर ले रही है सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इन सब कुछ चीजों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यहाँ पर सोशल सेक्टर की बात करते हैं, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मान शेरावत का कमेंट आया है, आने वाले कुछ टाइम में सबसे आगे होगा पॉपुलेशन में। देखिए मान, अभी यहाँ पर ये सब कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज अभी रिसेंटली जो है हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के आगे इन्होंने बोला कि हमारी जो इस टाइम पर पॉपुलेशन बढ़ रही है वो यहाँ पर ठीक लेवल के साथ बढ़ रही है। यानी कि आज की डेट में पर विमेन जो एक रेशियो है चाइल्ड का वो है 2, यानी कि पर विमेन 2 बच्चे जो है इंडिया में हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है। पहले ज्यादा था ये रेशियो, अब कम हो गया है, क्योंकि लोग जो है इस टाइम पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह यहाँ पर ले रहे हैं, अवेयर हो गए हैं काफी सारे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गाइस यहाँ पर सोशल सेक्टर के बारे में। अगर आप यहाँ पर सोशल सेक्टर को समझने की कोशिश करें, पहली बात यहाँ पर करेंगे कि सोशल सेक्टर है क्या चीज, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। इंडिया के सोशल सेक्टर की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन आ जाता है, थोड़ा उसको अगर हम यहाँ पर समझें तो देखिए इसके अंदर सोशल सेक्टर के अंदर हमारी सरकार, गवर्नमेंट भी आ जाती है, पीपल भी आ जाते हैं, देश के नागरिक। इसके अलावा फॉर्मल सेक्टर भी आ जाता है हमारा, जो कि यहाँ पर कंपनीज वगैरह हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर भी आ जाता है हमारा, जो कि इंडिया के अंदर 90% है तकरीबन, रिक्शे वाले, सब्जी वाले या स्मॉल वेंडर्स, ये सब लोग, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो है बेसिकली वो क्या आ जाता है, जो हमारी यहाँ पर एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी जो है सोशल सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जो हमारा सोशल सेक्टर है, हमारी सोसाइटी है, वो इन सब लोगों से ही कंस्टिट्यूट होकर के यहाँ पर बनी है। ठीक है, ये सब हमें फैक्टर्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ देश के नागरिक हैं, दूसरी तरफ फॉर्मल सेक्टर है, तीसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर है, और एक तरफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इकट्ठे मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारे देश में सोशल सेक्टर यहाँ पर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो पॉवर्टी है, यानी कि जो गरीबी है, वो और सोशल सेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे? अब आप देखिए, इंडिया के अंदर हम कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है।
गरीबी होगी किससे? यहाँ पर गरीबी होगी उन लोगों से जो कि बेसिकली यहाँ पर गरीब हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पुअर हैं, बैकवर्ड हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। ये सब लोग कहीं ना कहीं हमारे सोशल सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज का मतलब क्या हो जाता है? जिन लोगों के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। अब बेसिक नीड्स में क्या आता है हमारा? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान हमें देखने को मिलता है, अमिताभ बच्चन वाला नहीं, रियल लाइफ वाला। भाई आप अमिताभ बच्चन की मूवी के साथ इसको रिलेट कर दें तो वो वाले की बात नहीं हो रही। तो यहां पर जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो पा रही, ना रहने को छत है, ना खाने को रोटी है, ना तन पर पहनने को कपड़ा है, ये सब लोग कहीं ना कहीं हमारे सोशल सेक्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड दीज आर द पीपल जो कि मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन हमारे सोशल सेक्टर का आ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखिए क्या है यहां पर, अगर आप समझें तो सरकार की हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लोगों के प्रति। हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं इसी बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ही बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट की ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए अपनी पॉलिसी को बनाते हुए। ठीक है, इंडिया बेसिकली हमारा जो देश है, हमारा भारत जो है, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री के अंदर ग्रोथ हो रही है, जो इंक्रीज हो रहा है कंट्री के अंदर, अगर हम धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उसका बेनिफिट मासेस तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक उसका मैसेज बेनिफिट यहाँ पर उसका पहुंचना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर सोशल सेक्टर जो है हमारा, उसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा जो सोशल सेक्टर के अंदर लोग आते हैं वो कौन है, उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो सोशल सेक्टर के अंदर आते हैं वो है लैंडलेस लेबर, जिन लोगों के पास काम करने को जमीन नहीं है, जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं। दूसरे आते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी छोटी छोटी जमीन है। ठीक है, तो छोटी जमीन पे कितना बेचारे प्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो लोग आते हैं जो कैजुअल वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। देखिए इंडिया जो हमारा देश है, इसके अंदर दो तरीके के सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं हमारी इकोनॉमी में। एक आ जाता है फॉर्मल, जिसमें अगर हम बात करें तो फॉर्मल की सारी जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ पर आपकी प्राइवेट हो, सब इसके अंदर बेसिकली कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो रजिस्टर्ड जो लोग हैं, जिनका सरकार के पास डेटा है, वो सब लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वो लोग आते हैं जिनका सरकार के पास डेटा ही नहीं है। अभी बात हो रही थी पीछे कि भाई पार्लियामेंट में सरकार से पूछा गया कि जो लॉकडाउन के टाइम पर ये जो लेबर्स माइग्रेट करी थी, इनका डेटा बताइए कि कितने लोगों ने माइग्रेट करा, कितनी लोगों की जान गई, इसमें क्या प्रोसेस रहा पूरा। तो व्हाट गवर्नमेंट मेंशन्ड, गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारे पास डेटा नहीं है। सो व्हाई गवर्नमेंट मेंशन दिस कि दे डोंट हैव द डेटा, बिकॉज दे आर द इनफॉर्मल सेक्टर कहीं ना कहीं। एंड इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब ही यही है कि सरकार के पास उनका कोई भी हिसाब किताब नहीं है, वो कहीं ना कहीं सरकार की बुक्स के अंदर आते ही नहीं है लोग। ठीक है, बुक्स का आने का मतलब क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट जो यहाँ पर पूरा का पूरा मेजरमेंट करती है उसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर हो गए हमारे, आप देखते होंगे घर वगैरह बन रहे होते हैं आसपास, तो दिहाड़ी मजदूर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर काफी सारी आप वर्कर्स को ले सकते हैं। हालांकि आज की डेट की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे चीजें ये भी फॉर्मलाइज हो रही हैं, काफी सारी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, रजिस्टर्ड वर्कर्स उनके अंदर देखने को मिलते हैं। बट स्टिल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में इनफॉर्मल है। अगर कहीं ना कहीं हम एक डेटा लगा करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली, यहां पर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली फिगर्स बता रहा हूं, इंडिया के अंदर जो पूरी इकोनॉमी है हमारी, 20% of the people are belong to the formal sector and 80% of the people belong to informal sector, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर मेजर कंसर्न है हमारे सामने। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर डेटा था आप लोगों के लिए। अब क्या है, देखिए सरकार क्या करती है, जो ये वल्नरेबल सेक्शन है ना, इन लोगों के लिए यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनका ये ज्यादा सफर ना करे, तो इन लोगों के लिए कुछ यहाँ पर सरकार काम करती है। अब गवर्नमेंट करती क्या है, तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड यहाँ पर इनको कराती है। 3 pronged स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, 3 तरीके की स्कीम्स हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की देखने को मिलती हैं, जिसमें ब्रॉड टारगेटिंग आ जाती है, यानी कि जिसमें मासेस को टारगेट करती है गवर्नमेंट। दूसरी आ जाती है नैरो टारगेटिंग, यानी कि जिसमें पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के स्कीम बनाई जाती है, मान लीजिए विमेन्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, बैकवर्ड कम्युनिटीज को लेकर के। और वहीं आ जाती है तीसरी आ जाती है सोशल सिक्योरिटी, जिसमें अगर हम बात करें तो पेंशन स्कीम हो गई, किसान निधि स्कीम हो गई, ये सब चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं।
तो 3 तरीके की स्कीम्स जो है सरकार लेकर के चलती है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इस सोशल सिक्योरिटी का, सरकार क्यों सोशल सिक्योरिटी यहां पर लोगों को देना चाहती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, व्हाट इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस, तो थोड़ा सा इसको समझने की नीड है। अब हम एम और यहां पर बेसिकली बात करें ऑब्जेक्टिव की, इसको समझेंगे। कुछ यहां पर कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट आए हैं यहां पर मान शेरावत का, सर जो होमलेस हैं वो भी आते हैं। यस मान, देखिए मैंने यहाँ पर बोला ना कि जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनके अंदर। स्वाति यहाँ पर कह रही हैं अमिताभ बच्चन क्राइटेरिया वाज समथिंग एल्स एज बेसिक नीड। सर एक्चुअली गवर्नमेंट टेक डेटा फ्रॉम ऑनलाइन फर्म्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर आर नॉट अवेलेबल इन ऑल दिस। यस दैट्स व्हाट आई टोल्ड, मैंने आपको बताया ना कि इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा सरकार के पास होता ही नहीं है प्रॉपर्ली। हालांकि गवर्नमेंट काम कर रही है लगातार इस चीजों को बेहतर करने में कि भाई इन लोगों का डेटा भी रखा जाए, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में भी हम काफी ज्यादा पीछे हैं इस सब में, ठीक है। मान शेरावत का यहाँ पर आएगी अमिताभ वाला बस मूवी के लिए, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं। यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सरकार जो यहाँ पर सोशल सेक्टर के लिए स्कीम्स लेकर के आती है, कुछ इनिशिएटिव्स चलाती है, तो उसके पीछे सरकार की मंशा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सरकार का। तो देखिए अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है। लोगों का वेलफेयर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इंडिया इज द स्टेट जहां पर अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे ह्यूमन राइट्स की, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एंड द बेसिक राइट ऑफ द गवर्नमेंट, या कहीं बेसिक ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के लिए अच्छा काम करना, पब्लिक का वेलफेयर करना, वो यहाँ पर गवर्नमेंट की प्राथमिकता होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक एग्जांपल लें तो देखिए आज की डेट में अगर आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, इकोनॉमिस्ट से मिलेंगे, तो कुछ लोगों का मानना यह होता है कि सरकार को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। जैसे आज की डेट में हमें काफी सारी गवर्नमेंट फर्म्स देखने को मिलती हैं, सेल है, गेल है, इंडियन ऑयल है, इसके अलावा कोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको आज की डेट में गवर्नमेंट लगातार धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई सरकार का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और दूसरा काम क्या है यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर करना, ये काम है सरकार का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर एक मेजर, यहां पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक पिलर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का। और काफी सारी पॉलिटिकल थ्योरीज जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के आसपास ही हमें देखने को मिलती भी है। तो यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी से गवर्नमेंट यहां पर सस्टेनेंस प्रोवाइड कराए उन लोगों को जिनके पास काम नहीं है, या जिन लोगों के पास टेम्परेरी रीजंस की वजह से या क्रॉनिक रीजंस की वजह से यहां पर दिक्कतें हो रही हैं, जो लोग अपनी यहां पर अर्निंग नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम टेम्परेरी रीजंस और ड्यू टू सम क्रॉनिक रीजंस, उन लोगों को यहां पर गवर्नमेंट क्या कराए, सस्टेनेंस प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब इसके लिए सरकार यहां पर क्या करती है, काफी सारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट लेकर के चलती है, जिसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हर साल आप बजट के अंदर देखते हैं काफी सारी नई नई स्कीम्स हर साल लॉन्च करी जाती हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर, इनकम सिक्योरिटी के बेसिस पर, ओल्ड एज के बेसिस पर, इनकैपेसिटी के बेसिस पर, डिसेबिलिटी के बेसिस पर, अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ओल्ड एज की बात कर लीजिए तो काफी सारी पेंशन योजनाएं हैं, ठीक है ना। इनकम सिक्योरिटी की बात कर लीजिए तो मनरेगा इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। इसके अलावा डिसेबिलिटीज की बात कर लीजिए तो कुछ डिसेबल लोगों के लिए भी सरकार क्या लाती है, स्कीम्स लाती है। या अनएम्प्लॉयड लोगों की बात कर लीजिए तो उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाती है। या सर्वाइवरशिप की बात कर लीजिए तो लोग गवर्नमेंट उनके लिए भी स्कीम लेकर के आती है हेल्थ सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कहीं ना कहीं आज की डेट में आपको मेडिकल केयर भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। आयुष्मान भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल केयर से ही तो रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के काफी सारे सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है सरकार की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल प्रोग्राम्स होते हैं, हर किसी को इनका फायदा मिलता है। म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम्स होती हैं ये बेसिकली, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेशनल लॉ के हिसाब से यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है। जो भी किसी भी कंट्री का सिस्टम होता है उस हिसाब से यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लीजिए, इंडिया के अंदर क्या हुआ, अभी लॉकडाउन जब हुआ, सरकार ने
जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते थे, उन लोगों को फ्री राशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो सरकार ने जब इन लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड कराया, ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको कनाडा के साथ कंपेयर करें तो कनाडा में गवर्नमेंट ने क्या करा कि अगर आप वहां पर इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको लॉकडाउन के टाइम पर, जब आपका कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, तो कनाडा की सरकार ने वहां के लोगों को 1000 पता नहीं 2000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ यहां पर दिए। क्यों दिए? क्योंकि ये वहां की सोशल स्कीम थी। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री में अलग अलग लॉ के हिसाब से, अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से, अलग अलग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से हर कंट्री में अलग अलग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल लिया था यूएसए का। हमने देखा कि यूएसए में भी लगातार क्या है, स्टेमलेस बजट्स वगैरह जो है यहाँ पर निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर हेल्प कराई जा सके, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी मदद कराई जा सके। तो सरकार यूएसए के अंदर भी 1600 यूएस डॉलर्स के आसपास यहाँ पर दे रही है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग कंट्री पे वैरी करती हैं। ठीक है, कुछ जगहें तो ऐसी है जहां पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, उनके पास कुछ है ही नहीं बेचारे को देने के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से ये वैरी करती हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली हमारा ह्यूमन राइट भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन राइट है कि सरकार हमारा पब्लिक वेलफेयर करे, हमारे जो हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो पूर्तियां हैं उनको पूरा करे। तो ये सब चीजें, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करती है। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें पॉवर्टी है, इसके अलावा हेल्थ है, सैनिटेशन है, एनर्जी है क्लीन। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं सरकार इन सोशल प्रोग्राम से बेसिकली इन अपने डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने का काम करती है। तो ये है यहाँ पर सरकार का ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के स्कीम्स हमें गवर्नमेंट की देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर बात करें तो ब्रॉड टारगेटिंग स्कीम होती है। ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो फायदा दिया जाता है वो मासेस को दिया जाता है। यानी कि ये पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन को लेकर के, जैसे कि मेल फीमेल या बैकवर्ड क्लासेस, इस तरीके से नहीं होती, इसमें सबको बेनिफिट दिया जाता है। तो बेसिकली अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें, जो ये ब्रॉड टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसमें गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, गवर्नमेंट यहां पर बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स लेकर के चलती है जो कि कंट्री की ओवरऑल और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का काम यहां पर करें। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा कैसे, जब आप ब्रॉड मासेस को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो देखिए, मनरेगा की स्कीम जो है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की वुमेन्स के लिए है? नहीं, सबके लिए है ना। तो यहां पर ब्रॉड स्कीम है, ये मासेस को टारगेट ये कर रही है। और अभी हमने लॉकडाउन के टाइम पर क्या देखा कि रूरल एरियाज के अंदर इसी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ने लोगों को रोजगार दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, हमने यहां पर देखा कि सरकार ने, आई गेस, मैं नंबर में श्योर नहीं हूं बट फिर भी आसपास का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो पहला जो बजट रखा था इस साल का वो था 60,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसको यहां पर लॉकडाउन में बढ़ा करके, स्टिमुलस वगैरह जो गवर्नमेंट लेकर के आई उन सबको बढ़ा करके यहां पर समवेयर अराउंड 1,10,000 करोड़ का कर दिया था। अब ये कुछ डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बट ये यहां पर कहीं ना कहीं इस स्कीम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहां पर काफी सारी योजनाएं, काफी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर के आई इंडिया में, जिसमें यहां पर अगर आप देखें तो इंदिरा आवास योजना भी देखने को मिलती है जो कि हाउसिंग स्कीम थी। दूसरा हमें सर्व शिक्षा अभियान देखने को मिलता है जो कि एजुकेशन को बिलोंग करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मिड डे मील स्कीम भी देखने को मिलती है जो कि न्यूट्रिशन को टारगेट करती है। अब आप एक चीज बताइए, मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम्स में क्या होता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल्स में खाना दिया जाता है। तो क्या उन स्कूल के अंदर जाति पूछ के खाना दिया जाता है? क्या उन स्कूल के अंदर जेंडर के बेसिस पर खाना दिया जाता है? नहीं ना, सबको दिया जाता है खाना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये ब्रॉड टारगेट स्कीम है, यानी कि मासेस तक इसको बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की ही बात कर लीजिए, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, कहीं ना कहीं इनकम सिक्योरिटी की बात करता है कि भाई 100 दिन का रोजगार तो आपको सरकार देगी ही देगी। ठीक है, इसके अलावा टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो हो गया गवर्नमेंट का, ये क्या है, हाइजीन की यहां पर बात करता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हो गया जो कि यहां पर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, ये किस बारे में बात करता है, चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, इन सब चीजों को देखता है। इसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, ये किस बारे में बात करता है,
ये यहाँ पर हेल्थ को लेकर के बात करता है। राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम हो गया, ये सैनिटेशन और बेटर वाटर फैसिलिटीज को देख करके काम करता है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड टारगेटिंग स्कीम जो होती हैं वो क्या करती हैं, मासेस को गेन्स पहुंचाने का, मासेस को फायदा पहुंचाने का यहां पर काम करती है। अब एक चीज देखिए, आप इसको आप यहां पर समझने की कोशिश करिए। हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इनकम सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि नहीं। तो उन्हीं डेवलपमेंट गोल्स को देखते हुए यहां पर सरकार ने क्या करा है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बनाई ताकि बेनिफिट जो है ब्रॉडर सेक्शन तक यहां पर पहुंच सके। द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके अलावा काफी सारी और भी हमें स्कीम्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, तो बहुत सारी स्कीम्स और भी हैं। अगर यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो बिगेस्ट स्कीम है यहाँ पर, जितनी भी अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, तो उसमें आ जाती है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में हमें देखने को मिला था। ये भारत सरकार का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किस बारे में बात करता है, इनकम सिक्योरिटी की बात करता है और साथ में सोशल सिक्योरिटी देने का काम करता है। ये स्कीम, ये एक्ट यहां पर कहता है कि जो सरकार है, भारत सरकार, वो आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो यहां पर देगी ही देगी, और साथ में 1/3 ऑफ द इसमें जो जॉब्स होती हैं प्रपोज्ड, वो किन के लिए रिजर्व्ड होती हैं, वो विमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। मान लीजिए मनरेगा के अंदर 1 लाख जॉब्स देने की बात करी गई, ठीक है, कि 1 लाख दिन का काम दिया जाएगा, तो इस 1 लाख दिन में से 33,000 दिन जो है बेसिकली वो किन के लिए है, वो विमेन के लिए है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है बेसिकली इसके लिए बकायदा नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट्स हैं, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट्स हैं, जो कि इस स्कीम को क्या करते हैं, यहाँ पर फंड्स जो हैं वो इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है जो स्कीम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देता है। वो क्या है, यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आपने 15 दिन आपने रजिस्टर कराया, तो विद इन 50 डेज आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो आपको डेली बेसिस पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा आपको। तो ये भी कहीं ना कहीं से स्कीम की एफिशिएंसी के पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर कुछ ब्रॉड टारगेटिंग स्कीम्स। अब बात करेंगे नैरो टारगेटिंग स्कीम्स की, उसके बीच में कुछ कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, सर व्हाट योर व्यू ऑन प्रोवाइडिंग कैश सब्सिडी और क्रॉप्स ग्रेन्स ड्यूरिंग पेंडेमिक, विच आर बेटर एंड इफेक्टिव ऑप्शन। सी, इंडिया की बात करें तो काफी सारे लोगों ने कहा कि भाई हेलीकॉप्टर मनी लाई जाए, यहाँ पर लोगों को बांटी जाए, बट मैं कहीं ना कहीं उस हेलीकॉप्टर मनी के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि वो हेलीकॉप्टर मनी कहीं ना कहीं क्या करती है, इन्फ्लेशन बढ़ा देती है। इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने कहीं वेस्ट कंट्रीज का पढ़ा था कि अफ्रीका के अंदर भी यही हुआ, वहां पर फ्री में पैसा बांटा गया, बट वहां पर जब पैसा लोगों को दिया गया तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया को समझते हुए, इंडिया के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को समझते हुए फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड कराना बेहतर फैसिलिटी थी। हालांकि सरकार जो है यहाँ पर थोड़ा सा और भी काम करती तो बेहतर रहता, जैसे कि हेल्थ को लेकर के या और बेहतर तरीके से ये स्कीम चलवा पाती गवर्नमेंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकती थी स्कीम्स। ओके, आपका कमेंट देख लेते हैं। आपका कमेंट आया है यहाँ पर, आई थिंक प्रोवाइडिंग ग्रीन सब्सिडी इज बेटर ऑप्शन ड्यू टू इट विल रिड्यूस करप्शन इन द, हाँ यस यस ट्रू। देखिए करप्शन की बात आती है ना, तो सरकार क्या कहती है, अब सरकार कहती है कि भाई अब तो हम करप्शन कर ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहा इंडिया में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी काफी फायदे हुए। बट इंडिया के सोशल सिस्टम को समझते हुए ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू द कैश सब्सिडीज। ओके, तो अब चलते हैं नैरो टारगेटिंग के ऊपर। नैरो टारगेटिंग क्या है? मैंने आपको क्या बताया, नैरो टारगेटिंग जो स्कीम होती है वो पर्टिकुलर एक सेक्शन को यहाँ पर टारगेट करते हुए बनाई जाती है। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सेक्शन ऑफ द हमारी जो होती है यहाँ पर उसको देख करके बनाई जाती है। जैसे अब देखिए क्या है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये प्राइमरीली किसके लिए है, महात्मा गांधी नरेगा को ये देखती है, तो कहीं ना कहीं ये वेज की बात हो रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हमें देखने को मिलती है, रूरल एरियाज के लिए स्कीम देखने को मिलती है, जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, या काफी सारी अन्नपूर्णा स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए, काफी सारी और है। ये नैरो टारगेटिंग होती है, ये बेसिकली छोटे सेक्शन को या कहीं पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक सेक्शन को ही यहाँ पर ये टारगेट करती हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह की स्कीम्स होती हैं।
अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की। तो तीसरे तरीके की जो स्कीम होती है वो होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें सरकार लोगों को क्या प्रोवाइड कराना चाहती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहती है। अब गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे करा सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है इनकम बेसिस पर। सरकार यहां पर उसके लिए कराती है पेंशन योजना। सरकार सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है न्यूट्रिशन के बेसिस पर। सरकार ने उसके लिए चलाया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। और भी काफी सारी स्कीम्स हैं। इसके अलावा सरकार हेल्थ को लेकर के काम कर सकती है। तो सरकार ने यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ के लिए क्या करा, आयुष्मान भारत स्कीम लेकर के आई। इसके अलावा हाउसिंग की बहुत ज्यादा नीड है तो सरकार आवास योजनाएं लेकर के आई। तो ये सब स्कीम्स एक्सेट्रा कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का काम करती हैं। और अलग अलग स्कीम्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो उसमें आयुष्मान भारत की स्कीम आ जाती है, जो कि गवर्नमेंट की हेल्थ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करती है। और इस हेल्थ स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट जो है बेसिकली फ्री ड्रग्स के ऊपर बात कहती है कि भाई आपको फ्री में दवाएं मिलेंगी, फ्री में डायग्नोस आपको करा जाएगा, और साथ में आपके जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं उनको यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टाइम पर हमने क्या देखा, कोविड-19 के टाइम पर तो कहीं ना कहीं हमारा रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ हमें देखने को मिला। बुरे हाल थे, ठीक है, आप सबको पता है। और अगर आप आज की डेट में समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बढ़ करके जो शिफ्ट हो चुका है वो आज की डेट में इन डिसीजेस के ऊपर हो चुका है, वो शिफ्ट हो चुका है आज की डेट में कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर। सॉरी, कम्युनिकेबल डिसीजेस से शिफ्ट हो चुका है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पर। हार्ट डिसीज हो गए, कैंसर हो गया, ये सब डिसीजेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या करा कि यहाँ पर सरकार ने बात करी कि भाई यहाँ पर तकरीबन 10 करोड़ या क्या कहें 11 करोड़ लोगों को, पुअर फैमिलीज को इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। तो ये भी एक बेहतर स्कीम थी कहीं ना कहीं। इसके अलावा न्यूट्रिशन को लेकर के बात करें तो सरकार नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लेकर के आई, जिसको पोषण अभियान भी बोला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चलाया, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके प्रॉपर, और इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको टारगेट किया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मैल न्यूट्रिशन और पोषण अभियान के बारे में आपको काफी बार मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। और अगर हम इसकी बात करें तो काफी सारी और भी स्कीम्स इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट इकट्ठा लेकर के चलती है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है क्या हो सके, डेवलपमेंट करा जा सके। तो ये एक पॉइंट था। इसके अलावा हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर सब गरीबों के सरकार ने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के क्या करा है, बैंक अकाउंट खुला। अब इसका फायदा क्या हुआ, लोग कहते हैं खाते तो खुलवा दिए, फायदा क्या हुआ इनका, फायदा ये हुआ कि आज की डेट में डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। लोगों के ठीक खाते में पैसा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। आधार की फैसिलिटी के साथ कहीं ना कहीं चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, तो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पर काफी बेहतर काम हुआ। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 15 करोड़ लोगों के खाते यहाँ पर खुले गए बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रुपए डेबिट कार्ड भी इशू करे गए, लाइफ कवर भी दिया गया। तो काफी सारी बेहतर चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, तो ये स्कीम आई बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए स्कीम हमें देखने को मिली, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेकर के आई बजट 2019 में। ठीक है, इस स्कीम की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जो है वो इसका करता धरता है, फंड मैनेजर है एक तरीके से। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो देखिए, श्रम योगी मानधन योजना में क्या है कि यहाँ पर 42 करोड़ वर्कर्स जो कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है, उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि जब उनकी एज 60 साल की हो जाएगी, जब वो 60 साल से अधिक उम्र के हो जाएंगे, तो उन्हें एश्योर्ड पेंशन यहाँ पर मिलेगी 3000 रुपए पर मंथ ही। ठीक है, अब देखिए कोई रिक्शे वाला है बेचारा, क्या 60 साल की उम्र में भी वो रिक्शा चला सकता है? नहीं चला सकता। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की तरफ से उसे ये 3000 रुपए मिलेंगे एज अ पेंशन, तो उसको क्या मिलेगी, यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाती है। इसके अलावा फैमिली पेंशन भी है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लीजिए सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, तो उसकी जो स्पॉज है, उसकी जो वाइफ है या उसका जो हस्बैंड है, उसको तकरीबन 50% तक की पेंशन मिलेगी, यानी कि 1500 रुपए उसको भी मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए क्या है, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है इसमें। यहाँ पर आपके खाते से डायरेक्ट जो है पैसा कट जाएगा आपके जनधन अकाउंट से, और 50-50 बेसिस पर यहाँ पर काम होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका प्रीमियम 700 रुपए का है, सपोज करिए, तो 350 रुपए आपके खाते से कटेंगे और 350 रुपए यहाँ पर भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देगी।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें। इसके अलावा श्रेयस स्कीम भी गवर्नमेंट लेकर के आई, जिसमें हायर एजुकेशन जो यूथ है हमारा उसकी अप्रेंटिसशिप हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेकर के आया था। अलग अलग स्कीम्स हमें अलग अलग तरीके पे देखने को मिलती हैं अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी स्कीम और भी हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गई, पीएम किसान हो गया, इसके अलावा अन्नदाता योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई, पीएम आशा हो गया, उज्ज्वला स्कीम हो गई जिसमें जो है क्या करा गया था, एलपीजी कनेक्शंस बांटे गए थे। तो बहुत सारी स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती हैं। तो प्लीज इन सब स्कीम्स को यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैंने यहाँ पर आपको बता दी अलग अलग सेक्शन से। ओके, कुछ कमेंट देख लेते हैं, बात करेंगे उसके बाद आगे। यस, स्वाति का यहाँ पर कमेंट आया है कि मिड डे मील स्कीम इज आल्सो फॉर द न्यूट्रिशनल बूस्टिंग। बिल्कुल सही बात है स्वाति। अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडिया में बात करी जा रही थी कि देखिए अब क्या हुआ है, स्कूल्स बंद हैं फिलहाल लॉकडाउन के टाइम पर, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इस टाइम पर मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खाने को उनको जो मिड डे मील वहां मिल जाती थी वो नहीं मिल पा रही। तो मैंने आपको सजेशन भी बताया था कि हमने काफी सारे एडिटोरियल्स भी इसके ऊपर डिस्कस करे थे, जिसमें हमने बात करी थी कि सरकार क्या कर सकती है, उन बच्चों को एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करा सकती है। तो खैर ये सब बातें ही मैंने आपको बताई थी। तो बिल्कुल सही बात है, मिड डे मील स्कीम ऑल्सो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिशनल बूस्टिंग के अंदर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3000 पर मंथ इन द करंट इन्फ्लेशन सिनेरियो। देखिए अब ये तो कहना मुश्किल है कि भाई आज की डेट में 3000 रुपए की क्या वैल्यू है। हम जो प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए 3000 रुपए कुछ भी नहीं है, बट काफी लोगों के लिए 3000 रुपए बहुत बड़ा रकम है। तो थोड़ा सा इंडिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आप समझिए, इंडिया के अंदर जो सोशल सेक्टर है वो यहाँ पर आपको समझने की नीड है कि कितना ज्यादा। यही तो बात है ना, कुछ लोग तो लाखों करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं महीना, और कुछ लोगों की इनकम हजारों में भी नहीं है। तो यही सबसे बड़ा इनकम इनइक्वालिटी का गैप है इंडिया के अंदर, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में पॉवर्टी को लेकर के कहें या हमारे यहाँ पर जो आज की डेट में ये बेसिकली गैप आपको देखने को मिल रहा है उसका रियल रीजन है। तो अब आपके लेके आपने लिखा कि 3000 रुपए क्या है, बिल्कुल सही बात है, 3000 रुपए कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, पर उस आदमी के हिसाब से सोचिए आप जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो 3000 रुपए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रकम है। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक रिक्शा वाला है ठीक है, वो रिक्शा वाला दिन में मान लो यहां पर जो है कितनी, यहां पर वो बेसिकली कितने कमा रहा है, 200 रुपए भी कमा रहा है। ठीक है, 200 रुपए में से उसे यहां पर कहीं ना कहीं 50 रुपए रिक्शा का रेंट भी देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर बचते कितने हैं, 150 रुपए। अब आप 150 को यहां पर 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरूरी तो नहीं है कि हर दिन 200 रुपए की कमाई हो, किस दिन कम भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसकी कमाई कितनी है, 4000 से लेकर के 5000 के आसपास। अब आपके लिए या जो प्रिविलेज लोग हैं या और जो लोग हैं उनके लिए 4-5 हजार कुछ भी नहीं है। कुछ घरों में तो मैंने देखा है वहां पर बच्चों को पॉकेट मनी इतनी दे देते हैं पेरेंट्स, 4-5 हजार रुपए अगर बच्चा स्कूल जाने लग रहा है तो। बट कुछ लोगों की ये आमदनी है, उस रिक्शे वाले का पूरा परिवार इस पे पल रहा है कहीं ना कहीं। तो इंडिया के अंदर सोशल सेक्टर जो है ना काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, काफी अलग अलग तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं, कुछ अंडर प्रिविलेज्ड है, कुछ प्रिविलेज्ड है, बहुत अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब नीड की बात करें, जरूरत क्या है इसकी, क्यों सरकार को ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी चाहिए, क्यों सरकार ये स्कीम्स लेकर के आती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स जो है इंडिया के अंदर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करती है। देखिए 10% वर्कर्स हैं जो हमारे ऑल ओवर द इंडिया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। 90% तक की वर्कफोर्स हमारी कहां पर है, वो है बेसिकली यहाँ पर हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आप देखिए एक लेबर है, दिहाड़ी मजदूर है, या रिक्शे वाले का एग्जांपल ले लीजिए। अभी तो जब तक ये रिक्शा खींच रहा है इसकी कमाई हो रही है, आगे चल करके क्या होगा, पोस्ट रिटायरमेंट इसका क्या हिसाब रहेगा। जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं ये तो अपना इंश्योरेंस लेकर के चलते हैं, अपनी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड है इन लोगों के पास, पर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। दूसरे बात अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए हेल्थ केयर कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में। अभी कोविड-19 के टाइम पर ही हमने चीजें देखी कि कैसे हेल्थ केयर जो है यहाँ पर महंगा हो गया, और कैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं कितना ज्यादा बर्डन पड़ा। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आपको बताया भी था इंडिया में कि भाई कुछ लोग जो हैं इंडिया के अंदर सिर्फ 10% परिवार ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, और तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड कर तो लेंगे
बट उसके बाद वो पॉवर्टी में चले जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएगा उनका। और तकरीबन 60% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो हेल्थ केयर के लिए भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हेल्थ केयर को देखते हुए भी सोशल सिक्योरिटी की नीड हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर भी करती है। इंडिया में गवर्नमेंट को और एक्सपेंडिचर करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के लिए, बट हमारे यहाँ पर कम होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये नीड है कुछ। अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट के लिए पॉइंट की तरफ। यह आ जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो देखिए एक कंसेप्ट आ जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। क्या है ये कंसेप्ट? इररिस्पेक्टिव आप कोई सी भी क्लास को फॉलो कर बिलोंग करते हो, आप रिच हो आप पुअर हो, बट आपको क्या है, सरकार की तरफ से जो है एक यहाँ पर पैसा मिलेगा, ठीक है, ताकि इससे क्या हो, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म हो सके। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, पॉवर्टी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर एक सरकार की तरफ से क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। और ये चीज हमें कोविड-19 के टाइम पर देखने को भी मिली। काफी सारे लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एडवोकेट भी करा। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 2016-17 का, उसमें बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बहुत जोर शोर के साथ यहाँ पर जो है क्या करा गया था, एडवोकेट किया गया था कि भाई इंडिया के अंदर भी क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए। सरकार क्या करे, जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है इनको बंद कर दे और यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेकर के आए ताकि पॉवर्टी कम हो सके। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या है, या तो 3,000 रुपए दे सरकार, मतलब कुछ भी एक अमाउंट जो है हर महीने हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर दिया जाए। तो ये बात थी, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें इसके पीछे के आइडिया का लेकर के कि भाई आइडिया क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, तो आइडिया ये है कि हर पर्सन को, एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट टू गेट अ बेसिक इनकम टू कवर हिज नीड्स जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन। यानी कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें जो है मिलनी चाहिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकम। काफी सारी कंट्रीज की अगर हम बात करें, बेसिकली केन्या, ब्राजील, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्रीज में हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट देखने को मिलता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट जो है 5 कंपोनेंट है उसके अंदर। पहला तो क्या, वो जो उसका नेचर है यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी कि हर किसी को मिलनी चाहिए। दूसरा क्या, पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब है जो पेमेंट है या तो वो मंथली बेसिस पर मिले, क्वार्टरली बेसिस पर मिले, इस तरीके से रेगुलर इंटरवल्स पर पेमेंट मिलनी चाहिए। इसके अलावा आ जाता है पेमेंट टू द इंडिविजुअल्स, यानी कि फैमिली को ना मिल करके इंडिविजुअल्स को इनकम मिले। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं ना कहीं पेमेंट कैश में दी जाए, फूड वाउचर या सर्विस कूपन में ना दी जाए, पैसा दिया जाए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करा जाए। इसके अलावा अनकंडीशनल होनी चाहिए, कोई भी कंडीशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। अब देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, उन्हें एक सस्टेनेंस प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमी को नॉर्मलाइज करने में भी हेल्प करेगी। कैसे? लोगों का जब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये है पॉइंट इसका। इसके अलावा कंट्रीज की बात करें तो देखिए केन्या, ब्राजील, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्रीज में हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को काफी सारे नोबल लॉरियट जैसे कि पीटर डायमंड, क्रिस्टोफर पिसार्डाइस, ये भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क जैसे लोग भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को यहाँ पर एडवोकेट करते हैं कि भाई हाँ, इस तरीके की इनकम स्कीम्स जो है होनी चाहिए। बेनिफिट क्या होगा इससे कि कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सिक्योर्ड इनकम इंडिविजुअल्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। इसके अलावा क्या है, कहीं ना कहीं पॉवर्टी कम होगी, इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी भी कम होगी हमारी सोसाइटी में। साथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगी गरीबों की, और कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो ये भी एक इसके पीछे का रीजन है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, अब देखिए क्या है, सरकार मान लीजिए क्या लेकर के आई है, सरकार यहाँ पर लेकर के आई है कौन सी स्कीम, हमारी बेसिकली अटल पेंशन योजना, या भी पीएम किसान देखा हमने। किसान निधि योजना में क्या हुआ, अभी घपला हमें देखने को मिला, तकरीबन कई करोड़ रुपए उसमें घपलेबाजी हो गई। तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, सरकार को सबको देगी पैसा, लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो ना लो। जैसे गैस सब्सिडी है इंडिया में, इस तरीके से करनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट, ताकि जो यहाँ पर कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं आइडेंटिफिकेशन को लेकर के वो ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कहीं ना कहीं करप्शन में गवर्नमेंट की मनी वेस्ट होती है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, लोग कहते हैं लोग निकम्मे हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, और लोग जो है पॉपुलेशन इससे बढ़ेगी पैसों के चक्कर में कि भाई इंडिविजुअल को मिलेगा तो लोग 10-10 बच्चे करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग हमें लोगों के इसके खिलाफ भी व्यूज देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हमने सोशल सेक्टर के बारे में बात करी, सोशल सिक्योरिटी को देखा,
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखा और साथ में यहाँ पर नीड को समझा और यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आ गया होगा, समझ आई होंगी चीजें। समझ आई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। टाइम लिमिटेड है क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है 6:30 का है, सिर्फ 2 मिनट का समय है मेरे पास, तो मैं फटाफट आपके यहाँ पर डाउट ले लेता हूँ। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज इन पुअर परफॉर्मेंस। यस दैट्स ट्रू, तभी हमारा जो न्यूट्रिशन इंडेक्स है उसमें हमारे हालात बुरे हैं। हंगर इंडेक्स देखिए कितना बुरे हाल है इंडिया के, लगातार नीचे हो रहा है। ऑन अ क्वांटिटेटिव बेसिस लेस क्वालिटीज, यस दैट्स ट्रू सर। व्हेन यू विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर। यस, टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5। आज हमने चैप्टर नंबर 4 को कवर कर दिया है पूरा यहाँ पर। स्वाति सर, सॉल्यूशन इज नॉट प्रोवाइडिंग कैश सब्सिडी, नीड टू मेक देम टैलेंटेड टू। यस दैट्स ट्रू, देखिए कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अभी हम आधे घंटे के अंदर इनको डिस्कस नहीं कर सकते और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट सेशन जो है 6:30 का भी है मैम का, तो वो भी कंटिन्यू होगा। तो आज यहीं एंड करते हैं, कल इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फिलहाल हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर कवर हो चुका है। कल टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5। ओके, सो कल मिलते हैं, कल बात करेंगे चैप्टर नंबर 5।